तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का ये 24वां पार्ट में लेके आया हूं दोस्तों, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसमें आपको ये प्रश्न काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं अग्निपथ, इस तरह की बहुत सारी स्कीम आने वाली हैं। अब वो जिस वजह से हो, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो भी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, उसका स्वरूप आने वाले भविष्य में यही रहेगा, ये निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस जो भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसको अंतिम भर्ती मान के और आप अपनी तैयारी को करिए, और इस तरह से करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य के बारे में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न लाता हूँ आपके सामने, एक एक करके हम लोग देखेंगे। दो प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों एक बार में हम लोग। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और या फिर अव्यय। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, कृदंत हम जानते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कृदंत शब्द। और ये कृदंत जो है वो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ ही जुड़ते हैं। याद रखिएगा, जो कृदंत शब्द बनते हैं वो प्रत्यय धातु में ही जुड़ते हैं, क्रिया में जुड़ते हैं। उसके मूल रूप को धातु कहते हैं क्रिया के, तो वो क्रिया में ही जुड़ते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो ये कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो क्रिया को छोड़ करके, जैसे विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तो इस तरह के शब्दों में ये जुड़ते हैं। आगे दूसरा देखते हैं दोस्तों, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा से शामिल किया, यानी सुपर टेट, यूपी सुपर टेट से। तो और भी प्रश्न हैं इसमें, लेकिन मेनली मैंने वहीं से प्रश्न लिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। जो भी ये प्रश्न मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं, ऑप्शंस है वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द होगा व्याकरण। तो बी विकल्प हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वैसे आप ये चीज़ जान लीजिए कि इससे पहले भी संपादक का नाम भिन्न था, लेकिन 1903 से लेकर के, याद रख लीजिए इस डेट को, 1903 से लेकर के 1920 तक इस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो याद कर लीजिए इसको। बाकी और ज़्यादा आप डिटेल किताबों में जाएंगे दोस्तों, तो आपको इससे संबंधित और जानकारियाँ मिलती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को। याद करने वाली चीज़ है दोस्तों। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है बी, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और डेट मैं बता देता हूँ, वो डेट भी आप याद कर लीजिए दोस्तों। वो डेट है 1968 में, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना के लिए मिला। ये काव्य रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक काव्य रचना है, काव्य है ये। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे
महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। महनीय, महत्ता, महत्व या महती। तो आप सोचिए और बताइए। काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यदि हमें इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। आपको सही उत्तर बता देता हूँ, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा महत्व। महान शब्द में त्व प्रत्यय लगाकर महत्व शब्द बनाया जाता है। आगे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। पहला है बीज वपन काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा वीर गाथा काल या फिर चौथा चारण काल। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न है दोस्तों, 7वां 8वां एक साथ हम लोग देख सकते हैं। 7वां पढ़ता हूँ मैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। और जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द जो है वो फारसी के ही शब्द हैं। तो याद रखिए इन चीज़ों को। 8वां पढ़ता हूँ यहाँ पे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या फिर रूपक। तो देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, यदि आपके किसी विकल्प में आपको कन्फ्यूज़न है, आप सही विकल्प का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक तरीका लगा सकते हैं कि आप विकल्पों को काट सकते हैं। जैसे ऊपर देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इस तरह से त आ रहा है। तो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये ऑप्शन तो स्वतः ही कट जाएगा। उपमा, जब उपमा दी जाती है सा, सी, से, मैंने काफ़ी डिटेल अलंकार के ऊपर वीडियो भी बनाई है दोस्तों, तो उस वीडियो को देखकर भी अपना आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी कट जाएगा। अन्योक्ति मतलब किसी दूसरी वस्तु से संबंधित करके कहीं और जो है कि कहा जाता है। किसी बात को कहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, उसको बात कहीं और करते हैं लेकिन वो कहीं और के लिए होती है। इस तरह से अन्योक्ति ये भी कट जाएगा। रूपक, हम जानते हैं कि जहाँ उपमान और उपमेय का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। भेद रहित यानी उपमान और उपमेय को बिल्कुल एक दूसरे में सम्मिलित कर दिया जाता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या फिर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। इस तरह का जो भेद रहित आरोपण होता है जिन कहें कि रचनाओं में, वहाँ पे जो अलंकार होगा रूपक। तो जो हमारा ये प्रश्न है इसका सही ऑप्शन सही होगा, इसमें रूपक अलंकार है। अगर सा, से, सादृश्य इस तरह से होता तो उपमा होता, और बाकी अनुप्रास और अन्योक्ति का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 9वां प्रश्न हमारे सामने है। एक ही प्रश्न देख सकते हैं, पेज चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? अब देख लीजिए। वीणा पाड़ी भी है, हम जानते हैं। भारती भी है, वाग्देवी यानी वाणी की देवी ये भी है। जाह्नवी नहीं है, तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। जाह्नवी हम सभी जानते हैं कि ये गंगा जी का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 10वां और 11वां प्रश्न हमारे सामने है। 10वां पढ़ता हूँ। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संवर्ग मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या होगा ये बताना हमें। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर अव्यय है? तो आप सोचिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो बुद्धिमान, जैसे कोई आदमी है उसको हम बुद्धिमान कहते हैं, तो यानी कि उस आदमी की वो विशेषता बता रहा है। तो विशेषण के बारे में भी वीडियो है दोस्तों, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10वां में पढ़ता हूँ। मैं, हम, तुम, तू आदि शब्द हैं, क्या हैं? आप देख लीजिए, इन्हें भी व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। ये मैं, हम, तुम, तू आदि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी है, और आप जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पे हमारे सामने है 12वां और 13वां प्रश्न, हम देखते हैं इन्हें। कवि का स्त्रीलिंग है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये तो मान लीजिए आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, लेकिन वास्तव में आपसे यहाँ पे वर्तनी पूछी जा रही है कि वर्तनी का आपको कितना ज्ञान है। देख लीजिए यहाँ पे सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वर्तनी आप देखिए और याद कर लीजिए। कवयित्री लिखा जाता है, तो याद रखिए इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13वां देखते हैं। सूर्योदय पद में समास है। अब यहाँ पद में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि यहाँ पद क्यों लिखा है, शब्द भी लिखा जा सकता था। तो दोस्तों पद और शब्द में एक छोटा सा अंतर आपको यहीं मैं बता देता हूँ कि जब तक शब्द शब्दकोश के अंदर होता है तब तक उसको हम शब्द कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शब्दकोश से बाहर निकल करके किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे उसे हम पद की संज्ञा देते हैं, शब्द वहाँ हम नहीं कह सकते। शब्दकोश के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर है, तो आप उसको शब्द कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयोग हो गया वो किसी, तो फिर वो शब्द नहीं कहलाता, वो पद कहलाता है। तो याद रखिए, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो है दोस्तों, और पूरे पाठ्यक्रम पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप जाइए और उनको विस्तार से भी पढ़िए। यहाँ पे इस सीरीज़ को लेकर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये 24वीं सीरीज है दोस्तों, और मोटी मोटा लगभग 450 से 500 प्रश्नों को मैंने करा दिया है। यदि इन सीरीज़ को भी आप देख लेते हैं एक बार तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, 14वां पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ बताना शायद रह गया, सूर्योदय पद में समास है। हाँ, तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों मैं पहले आपको सही उत्तर बता देता हूँ। सूर्योदय का जब आप समास विग्रह करेंगे तो सूर्य का उदय, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होती है तो 2-3 समास ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से उनको समझते हैं और उनका विकल्प काट देंगे तो आपका सही विकल्प खुद ही आ जाएगा। जैसे द्विगु होता है तो द्विगु में हम जानते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, कट जाएगा। द्वंद्व है, इसमें और विभक्ति का लोप होता है तो ये भी कट जाएगा। कर्मधारय है, उपमान उपमेय संबंध होता है या फिर विशेषण विशेष से संबंध होता है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। जब समास विग्रह करेंगे सूर्योदय का, सूर्य का उदय यानी यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने विकल्प आसानी से चुन सकते हैं। ठीक है, 14वां देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाँ, 14वां प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पल में कौन सा समास है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वही तरीका अपनाएंगे दोस्तों। द्विगु नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व, इसमें और विभक्ति का लोप होता है, ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि, दोनों पद मिलके किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या तीसरे पद के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा सही उत्तर होगा कर्मधारय। कर्मधारय कैसे होगा? नीलोत्पल, नीला है, उत्पल जो, यहाँ विशेषण विशेष से संबंध है तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों 15वां देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, मूल स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जिसको हम लोग ह्रस्व और दीर्घ भी कभी कभी कहते हैं, तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुने का समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, तो वो दीर्घ या गुरु कहलाता है। तो समझ गए होंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ चलते चलते ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा जब आप करते हैं तो दोस्तों हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। और एक चीज़ यही आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, बल्कि कहूँ कि पूरे पाठ्यक्रम पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं इस चैनल पे। आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।